एक ऐसा कौन सा स्टॉक है जो आपके रडार पर रहना चाहिए आज, टेक्निकल जहां पर फंडामेंटल बहुत इंप्रूव्ड है, वो देखते हैं टुडेज ट्रेड में। चलिए टुडेज ट्रेड में फोकस रहेगा ऑटो एंसिलरी प्ले पे, और मैंने चुना है जय भारत मारुति, जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है यहां से बढ़ने का, वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे भी और टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी। मारुति सुजुकी की सब्सिडरी कंपनी, लेकिन जिस तरीके के सेल्स फिगर मारुति सुजुकी ने रिपोर्ट किए हैं, इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं था। उम्मीद थी कि हो सकता था कि डिमोनेटाइजेशन का बहुत तगड़ा इंपैक्ट आए, लेकिन जिस तरीके से कल ऑटो पैक में एकदम से खरीदारी बढ़ गई, अब ऑटो एंसिलरी प्ले बाजार पे बहुत स्ट्रांग होगा और ठीक बजट से पहले ये तेजी आ सकती है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि FY16 की जो आय है वो है 1302 करोड़, मार्केट कैप है 625 करोड़, यानी कि ह्यूजली अंडर वैल्यूड स्टॉक। और अगर आप पैरामीटर्स भी देखेंगे तो EV EBITDA रेशियो इस इंडस्ट्री में सबसे कम जय भारत मारुति का है, मात्र 6 का। लंबी अवधि का कर्ज कंपनी के ऊपर बहुत कम है। तो ये दो पैरामीटर जो सपोर्ट कर रहे हैं इस समय इस तेजी को, जो मैं समझ रहा हूं कि आज जय भारत मारुति में आती हुई नजर आएगी। कैश EPS 36 रुपए प्रति शेयर का, और ऑल टाइम हाई लेवल से लगभग 16% स्टॉक जो है वो नीचे है। टेक्निकल जो यहां पर कल इंप्रूव होते हुए नजर आ, निश्चित से खरीदारी 4% ऊपर ले गई स्टॉक को, अब डेफिनेटली खरीदारी बनेगी। और जो पहला लक्ष्य है वो है 305 का, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहें। अगर ऑटो एंसिलरी प्ले में खरीदारी बढ़ी तो जय भारत मारुति एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है। तो जय भारत मारुति आज का टुडेज ट्रेड, जो कि कल 289 पर बंद हुआ, लेकिन खरीदारी का नजरिया आज के सेशन के लिए अपना सकते हैं। 305 के टारगेट्स के लिए 285 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। कुछ और ट्रेड जो कि कल कमजोरी दिखा रहे थे, यहाँ पर जो इंडेक्स पर वे कर रहे थे, उसमें सरकारी बैंक थे, स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा SBI, जो कि 2.5 से 3% कमजोरी साथ क्लोज हुए। प्राइवेट बैंक से भी रुझान था। लेकिन सुब्रा, मैं दो स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहती हूँ। एक तो बजाज ऑटो, जो कल पोस्ट सेल्स नंबर्स थोड़ा नीचे आया और कमजोरी के साथ ही बंद हुआ, और एक हीरो मोटोकॉर्प, यहां भी नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। तो इन दोनों ही स्टॉक्स पर अभी टेक्निकली आपका व्यू क्या है? जी ब्रॉडली अगर हम बजाज ऑटो की बात करें तो आई थिंक 2500 पे ये रिपीटेड सपोर्ट रहती रही है, तो आज का दिन काफी अहम हो सकता है। कल ऑफकोर्स 2600 के आसपास बंद हुआ है, तो चांसेस आर हाई की शायद ये 2500 के आसपास वापस सपोर्ट लेगा और एक बाउंस की कम से कम अटेम्प्ट करेगा। लेकिन ऑब्वियसली वीकनेस है, अगर बाउंस भी आए तो आई थिंक एक बार बिकवाली आने की पूरी संभावना है। और करेक्टली यहाँ पर अगर आप देखें तो 200 DMA के आसपास इसका करेक्शन भी कल देखने को मिला। और जहाँ तक हीरो मोटर का सवाल है, इसका भी एक बजाज ऑटो की तुलना में शायद एक स्लाइटली बेटर है, लेकिन इसमें भी आई थिंक नियर टर्म जो सपोर्ट यहाँ पर उभर के आ रहा है आई थिंक 3000 के आसपास, तो ये टूटने की संभावना आज ज़्यादा है। तो आई थिंक अगर किसी को बिकवाली करना चाहे तो आई थिंक 2975 यहाँ तक जाने की संभावना है। लेकिन ब्रॉडली आई थिंक उस लेवल से बाउंस आने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सब स्टॉक्स पे काफ़ी करेक्शन देख चुके हैं। जी, IT स्टॉक्स में कल के सेशन में इन्फोसिस, विप्रो, ये दो और शेयर्स थे जो कि वीकनेस दिखा रहे थे। हालांकि जो व्यू है 2017 की इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो जो तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उसके बीच में बटा हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि IT फार्मा एक ऐसा स्पेस हो सकता है जहां पर 2017 के लिए एक डिसेंट एक्सपोजर लेना सही हो। लेकिन शायद अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो एक बार फिर से विचार कीजिए, क्योंकि न्यू ईयर जो है या फिर जो नया साल है वो शायद IT कंपनियों के लिए काइंड ना हो, क्योंकि ऐसी इंडिकेशन दी है IT मेजर इन्फोसिस की ओर से। दरअसल इन्फोसिस के CEO मिस्टर विशाल सिक्का ने अपने एम्प्लॉयज को न्यू ईयर लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, कई सारे कंसर्न्स रेज किए और कहा कि आगे की जो रोड है, जो रोड अहेड है, दैट इज नॉट ईजी। बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने रेज किए। उन्होंने कहा है कि ऑटोमेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, इस पे हमें लगातार काम करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वैल्यू क्रिएशन के लिए बहुत स्ट्रांग एफर्ट्स की जरूरत होगी, क्योंकि क्लाइंट्स की ओर से डील्स रिन्यूअल नहीं हो रही हैं। ब्रेक्जिट के बाद अभी भी जो यूरोप में माहौल है वो थोड़ा सा स्केप्टिकल है, और अगर US की बात करें तो अभी भी जो क्लाइंट्स हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज का वेट कर रहे हैं और उसके बाद ही वो कोई डिसीजन लेंगे, और शायद यही सब फैक्टर्स वे करेंगे IT कंपनियों पर भी। सुमित मौजूद है और समझ लेते हैं उनसे डिटेल्स। सुमित, कहीं ना कहीं जो चिट्ठी लिखी है विशाल सिक्का ने अपने एम्प्लॉयज को, उससे एक इंडिकेशन तो दिया है कि जो राह है अभी IT कंपनियों के लिए US में या फिर यूरोप में, वो मुश्किल भरी है। दीपाली, इसको क्वांटिफाई कर दिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि 3% के आसपास शायद IT कंपनियों के जो रेवेन्यूज हैं वो डिप हो सकते हैं। अगर इसी तरह के
कामकाज को कंटिन्यू किया और ऑटोमेशन स्विच नहीं किया तो ये बड़ा ट्रबल हो सकता है। विशाल सिक्का की बातचीत से ही फर्दर इसको टेक अगर लेते हैं तो ये माना जा रहा है कि क्लाउड और कंप्यूटिंग या फिर ऑटोमेशन, आईटी इंटेलिजेंस, इन सर्विसेज के अंदर जो कंपनियां नहीं हैं, अपने कारोबार को विस्तार नहीं कर रही हैं, उनके लिए ट्रबल और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं, वो अपनी डील्स को आउटसोर्स करने के बजाय ऑटोमेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ये सभी आईटी कंपनियों के लिए एक बड़ा थ्रेट बन के सामने आ सकता है। इसके अलावा प्राइसिंग को लेकर भी प्रेशर ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे ऑटोमेशन पे जाएगा फर्दर क्लाइंट की नेगोशिएशन पावर जो है वो खत्म होते हुए दिखाई पड़ेंगी। नैसकॉम पहले ही अपनी गाइडेंस को घटा चुका है, करीब 10 से 12% जो कि प्रीवियस गाइडेंस थी उसे घटा के 8 से 10% के आसपास कर दिया है। लेकिन अब मेजरली जो अगले साल के लिए, अगले वित्त वर्ष के लिए जो सिचुएशन खराब हो रही है उसकी वजह भी देख लीजिए। पहले आईटी स्पेंडिंग जो है वो कट हुई है, मेजरली अपने क्लाइंट्स जो है वो अपने आईटी स्पेंडिंग को ऑन होल्ड कर रहे हैं, स्पेशली ब्रेक्सिट के बाद या फिर ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से ही इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपनी आईटी स्पेंडिंग को कम किया है। इसके अलावा जो स्पेंडिंग हो भी रही है उनमें भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू जो हो रहे हैं वो लोअर लेवल्स पर, लोअर प्राइसिंग पर हो रहे हैं, क्योंकि दो चीज़ें इसमें अहम है। एक, डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखी गई है और डॉलर इंडेक्स की जो मजबूती है उसकी वजह से जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनका रिन्यूअल लोअर एंड्स पे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है प्राइसिंग के एंड पर। इसके अलावा कंपनियों को क्रॉस करेंसी हिट भी आ रहा है, डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती है उसकी वजह से बाकी करेंसीज वीक हो रही हैं, जिसकी वजह से कंपनियों को क्रॉस करेंसी हेडविंड भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको ये बता दें कि रिसेंटली जो नंबर्स की रिपोर्ट्स हमने रेफर किया है उसके हिसाब से क्रॉस करेंसी हेडविंड की वजह से ही कंपनियों करीब आधे से लेकर 1.5% तक आय के ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये एक और बड़ा सेटबैक होता हुआ दिखाई पड़ सकता है अगले इस तिमाही के अंदर भी। साथ ही साथ ऑटोमेशन जो है वो हमेशा ये कहा जा रहा है कि ये नेक्स्ट ट्रेंड है, तो जो मौजूदा आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है उसके लिए अगर इस ट्रेंड को फॉलो नहीं किया जाएगा तो उनके लिए एक और बड़ा ट्रबल हो सकता है। कुछ कंपनियां, क्योंकि सेक्टर में जैसे जैसे ऑटोमेशन की तरफ ये सेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे कंसोलिडेशन बढ़ेगा और कुछ कंपनियां जो कि ऑटोमेशन में हैं उनकी खरीद फरोख्त भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। कुछ कंपनियां जो कि ऑलरेडी भारत में ऑटोमेशन का कामकाज कर रही हैं, अगर उनके नाम पे ऊपर नजर डालिए तो सबसे पहला नाम आता है श्नाइडर इलेक्ट्रिक का। एक बड़े कामकाज में है कंपनी और देश की सबसे बड़ी ऑटोमेशन में कंपनी का नाम शुमार है। इसके अलावा हनीवेल ऑटो एक और नाम है, इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस ये ऑलरेडी ऑटोमेशन के ऊपर फोकस कर चुकी हैं। तो आईटी में ये तीन कंपनियां और बाकी सीमेंस, जीई या फिर वोल्टास जैसी कंपनियां जो कि ऑटोमेशन के अंदर ऑलरेडी उतरी हुई हैं, इनके लिए भी एक बड़ी राह खोलते हुए दिखाई पड़ सकती है। जी, शुक्रिया सुमित आपका। तो डेफिनेटली जो इंडिकेशंस दी जा रही हैं वो यही है कि 2016 भले ही ट्रबलसम रहा हो, 2017 भी शायद उसी तर्ज पर रहे। हरी से कमेंट लेंगे आईटी शेयर्स पर, लेकिन इस बीच लक्ष्मी अय्यर भी हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर डेट कोटक एएमसी से। लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। मैं कोर सेक्टर के नंबर्स पर भी आपसे कमेंट लूंगी, लेकिन उससे ठीक पहले मैं एक बार आईटी सेक्टर पर भी आपका व्यू जानना चाहती हूं, क्योंकि आप देखिए 2016 जो था वो काफी ट्रबलसम रहा था और 2017 के लिए भी जो पिक्चर है वो बहुत अच्छी नहीं है। ब्रेक्सिट के बाद अभी भी जो यूरोपियन क्लाइंट्स हैं वो आफ्टरमाथ फेस कर रहे हैं। यूएस में जो क्लाइंट्स हैं वो आउटसोर्स करने के बजाय खुद ऑटोमेशन के जरिए चीजें हैंडल करना ज्यादा बेटर समझ रहे हैं। तो ऐसे में अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो और वीकेंड हो सकते हैं यहाँ से? जी, चांसेस तो काफी है हमारे हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखो तो आज की तारीख में यूजुअली एक जो नमी जो दिखती है अपने को रुपये में, तो उससे थोड़ा तो सपोर्ट मिलता है सेक्टर को। पर ये टाइम क्या हो रहा है कि जो ट्रम्प की जो विक्ट्री हुई है और उसके चलते जो उनकी जो इलेक्शन होगी अभी अपॉइंटमेंट एज यूएस प्रेसिडेंट जो 20 जनवरी को है, उसके बाद हमको पता चलेगा कि और कुछ इस सेक्टर के लिए आ सकता है। जैसे वहाँ पे काफी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स की बात चल रही है, तो हमारे हिसाब से ये जो दबाव हमको जो दिखाई दे रहा है इस सेक्टर में शायद बना रहेगा। तो आप मान रही हैं कि 2017 में भी आईटी स्टॉक्स अंडर परफॉर्मर्स ही रह सकते हैं, या फिर अंडर परफॉर्मर्स भी नहीं तो एटलीस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स शायद ना आए? देखिए, रिलेटिव बात है, हर एक लेवल पे, वैल्यूएशन लेवल पे ऑब्वियसली पोजीशंस इनिशिएट किए जा सकते हैं, लेकिन अब की तारीख में इतनी वोलेटिलिटी के चलते और अनसर्टेनिटी के चलते नियर टर्म अंडर परफॉर्मेंस रहेगा हमारे हिसाब से। ओवरऑल सेक्टर उसमें स्टॉक स्पेसिफिक से शायद मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सेक्टर पे हमारा कोई खास पॉजिटिव व्यू एज ऑफ नाउ नहीं है। और ये जो कोर सेक्टर में एकदम से धीमापन देखने को मिला, क्या ये वन ऑफ था या फिर अभी सीरियस सिचुएशन हो सकते हैं इकोनॉमी के लिए? 4.9% की नवंबर महीने में ग्रोथ, आपका टेक इस पे? देखिए, पिछले 2 महीने में भी अगर आपने देखा होगा, सितंबर के महीने में भी ग्रोथ कम था और अक्टूबर के महीने मतलब मंथ ऑन मंथ जब आप देख रहे हो 6% और 5% के चलते ये 5 के नीचे आया हुआ है। हमारे हिसाब से ये ओवरऑल इकोनॉमिक
जो स्लो डाउन की बात हम कर रहे हैं 1-2 क्वार्टर के चलते, वो शायद इन सेक्टरों में दिख रहा है। ऑफकोर्स इन 8 सेक्टरों में हमने 3-4 सेक्टर में थोड़ी बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखी है, पर वो जो IIC के जो वेटेज में है वो 40% से कम है, जो 50-60% है, वहां पे हमने काफी नमी देखी है। एक और सवाल लक्ष्मी, क्या दिसंबर मंथ के जो फिगर्स आएंगे कोर सेक्टर के वो और वरीसम हो सकते हैं? और साथ ही पोस्ट डीमोनेटाइजेशन जो GDP टारगेट्स हैं वो क्या डिफाइन किए हैं आपने? हमने कोई इंटरनल डेफिनेशन अब तक बनाया नहीं है GDP के टारगेट के ऊपर, पर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी में 0.5% की कटौती हमको देखने को मिली है GDP के ऊपर। हमें लगता है शायद वहां से और थोड़ी नमी दिख सकती है GDP नंबरों पर, और ये जो दिसंबर महीने की जो कोर सेक्टर ग्रोथ है हमारे हिसाब से फ्लैटिश या फिर यहाँ से और थोड़ी नीचे आपको नजर आ सकती है। जी।